आज हम लोग जो औपनिवेशिक शिक्षा की नीति थी उसमें यहाँ से हमको पढ़ना शेष था कि सैडलर आयोग क्या है। पहली चीज़ आप याद रखेंगे कि सैडलर आयोग 1917 में आता है। सैडलर आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो सैडलर आयोग की नियुक्ति करते हैं वाइसराय चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड कर रहे हैं। इसमें सदस्य कौन कौन है? तो आप याद रखेंगे कि इसमें दो सदस्य हैं। एक हैं सर आशुतोष मुखर्जी, आशुतोष मुखर्जी सर हैं, और दूसरे हैं जनाब जियाउद्दीन अहमद, उद्दीन अहमद। ये हमारे बीच में सैडलर आयोग के सदस्यों के बारे में जानकारी दी गई। अब हमको याद रखना होगा कि इस आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। तो वो तो उन्हीं के नाम पर ये सैडलर आयोग आया ही है। फिलहाल हम लोग लिख देते हैं माइकल सैडलर। माइकल सैडलर। अब ये जो माइकल सैडलर हैं ये हैं कौन? तो आप बोलोगे कि सर ये लीड्स जो यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, उसी के वाइस चांसलर हैं, वाइस चांसलर हैं। अब इनकी नियुक्ति क्यों की गई है? सवाल तो यहाँ पर ये बड़ा प्रश्न आता है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति क्यों की गई? तो ये देखिए हमने लिख दिया ये नियुक्ति क्यों। सैडलर आयोग की नियुक्ति क्यों हुई? तो यहां पर इसका आंसर कर दिया कि जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, इस भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए सैडलर आयोग की नियुक्ति की गई थी। अब ये भ्रष्टाचार क्यों था कलकत्ता यूनिवर्सिटी में? उसका मुख्य कारण क्या था? तो आप कहेंगे कलकत्ता यूनिवर्सिटी पर बढ़ता हुआ भार, बोझ। तो ये जो बढ़ता हुआ बोझ है और ये जो भ्रष्टाचार है, इसी की जांच करने के लिए सैडलर आयोग आया था। और सैडलर आयोग ने क्या सुझाव दिया? तो देखिए जो सुझाव उन्होंने दिया वो ये सुझाव दिया था कि आप कलकत्ता यूनिवर्सिटी के ऊपर जो प्रेशर है, जो भार है, जो बोझ है, जो कार्य बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, ठीक है, उसको कम करने के लिए आप एक यूनिवर्सिटी बनाइए ढाका में। मतलब इनका सुझाव था कि ढाका में एक नई यूनिवर्सिटी बना करके कलकत्ता यूनिवर्सिटी के बोझ को कम कर दिया जाए। दूसरी चीज़ इन्होंने क्या कहा? इनका ये कहना है कि जो 1904 में यूनिवर्सिटी एक्ट आया था, उस एक्ट के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी नियंत्रण को कठोर किया गया था। तो इनका कहना है कि आप शिक्षा के क्षेत्र पर सरकारी नियंत्रण क्यों बढ़ा रहे हो? तो ऐसी स्थिति में इन्होंने आलोचना किया कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी नियंत्रण न्यूनतम होना चाहिए। फिर इनका तीसरी बात थी, ये महिलाओं से संबंधित था। क्या कहना चाहता है आयोग? आयोग कहना चाहता है वही बात जो पहले शिक्षा आयोग या वुड्स डिस्पैच में, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, उसने भी कहा था कि देखिए महिला की शिक्षा ये महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि हम एक महिला को नहीं अपितु दो परिवारों के समूह को टेंड करते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने महिला शिक्षा पर
ज़्यादा महत्व दिया था और कहा था कि चूंकि भारत में पर्दा बहुत है, तो पर्दा के कारण ये जो लोग हैं ये लड़कियों को स्कूल और कॉलेज नहीं भेजते। तो इस समस्या के समाधान के लिए इन्होंने यह कहा कि आप एक पर्दा कॉलेज खोल दीजिए, पर्दा कॉलेज खोलिए। अर्थात ये पर्दा कॉलेज का मतलब क्या था कि लड़कियां वहीं रहेंगी और वहीं पर उनको टीचिंग की जाएगी, वहीं पर उनको पढ़ाया जाएगा। और इस क्षेत्र में या इस सुझाव को माना था, पहली बार माना था या लागू किया था किसने? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने 1921 में। और अब हम लोग आगे भी देखेंगे और वो क्या है, क्या इन्होंने सुझाव दिया। इनका ये सुझाव था कि देखिए जो ग्रेजुएशन होना चाहिए, मतलब बीए बीएससी होना चाहिए, तो इनका कहना कि जो स्नातक हो, ग्रेजुएशन हो, यह 2 भागों में बटा हो, एक पास अर्थात डिग्री और दूसरी है ऑनर्स, ऑनर्स की डिग्री मतलब ऑनर्स का कोर्स। तो इनका ये कहना था कि जो पास होना चाहिए ये 2 साल का हो और ऑनर्स ये 3 साल का हो। मतलब सब मिलाकर के इन्होंने कहा कि जो हमारा पाठ्यक्रम होगा वो 10+2+3 के सिद्धांत पर होगा। मैं सोचता हूं कि आप इसे समझ चुके होंगे। अब हम देखते हैं फिलिप हार्टोग समिति ये क्या कहना चाहती है। फिलिप हार्टोग समिति का क्या सुझाव है? सैडलर के बाद एक कमेटी आ रही है एजुकेशन पर। फिलिप हार्टोग समिति। अब देखिए ये जो फिलिप हार्टोग समिति है यह कब आती है? 1929 में आती है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो आप कहेंगे वाइसराय इरविंग करते हैं। अब यहां पर आएगा नियुक्ति का सुझाव किसने दिया था? इस समिति की नियुक्ति का सुझाव किसने दिया? तो नियुक्ति का सुझाव दिया था साइमन कमीशन ने। अच्छा क्वेश्चन पूछ देगा कि साइमन कमीशन या साइमन आयोग के सुझाव पर शिक्षा के क्षेत्र में कौन सी समिति आई थी? फिलिप हार्टोग समिति आई थी। अब फिलिप हार्टोग समिति क्यों आई ये जानना जरूरी है कि ये क्यों आई थी। तो आप कहेंगे विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा का जो गिरता हुआ मापदंड था उसी की जांच करने के लिए और सुझाव देने के लिए आई थी। मतलब गिरते हुए शिक्षा के स्तर को सही करने के लिए फिलिप हार्टोग समिति आई थी। गिरते हुए शैक्षिक स्तर पर सुझाव देने के लिए आई थी। तो इन्होंने सुझाव क्या दिया? तो सुझाव थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इनका कहना है कि जो ग्रामीण परिवेश के छात्र होते हैं, जो ग्रामीण मतलब इनकी जो आइडियोलॉजी है, विचार है फिलिप हार्टोग का, वो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए थोड़ा ठीक नहीं है। इनका कहना है कि जो ग्रामीण परिवेश के छात्र हैं इनको वहीं रोक दिया जाए, ग्रामीण परिवेश के छात्रों को गांव में ही रोक दिया जाए और गांव में रोकने मतलब माध्यमिक स्तर तक पढ़ाया जाए और माध्यमिक स्तर पर ही उनको रोक करके और उन्हें 2 प्रकार की शिक्षा दे दी जाए। ठीक है, एक इंडस्ट्रियल या औद्योगिक हो और दूसरा व्यावसायिक या कमर्शियल एजुकेशन दे करके इनको यहीं पर रोक दिया जाए और यूनिवर्सिटियों में ना आने दिया जाए। और इसके बाद इन्होंने एक चीज़ और कह दिया था, या इन्हीं के सुझाव पर 1935 में, बहुत दिनों बाद, लगभग 7-8 साल लग जाएंगे, और इन्हीं के सुझाव पर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई? केंद्रीय शिक्षा सलाहकारी बोर्ड बनाया गया था, सेंट्रल एजुकेशन एडवाइजरी बोर्ड। और अब आप देखेंगे सेम ईयर एक और
कमीशन आएगा लिंडशे कमीशन। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं लिंडशे कमीशन। ये कब आ रहा है? तो देखिए लिंडशे आयोग, ये जो लिंडशे आयोग आता है ये 1929 में आ रहा है। और ये क्यों आ रहा है कि नियुक्ति कौन कर रहा है? जाहिर सी बात है कि वाइसराय इरविंग करेंगे। और इनकी नियुक्ति क्यों हुई थी? आप कहोगे कि सर एडल्ट एजुकेशन के लिए हुई थी। वयस्क लोगों को शिक्षा देने के लिए हुई थी और इसमें कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, एडी लिंडसे इनका पूरा नाम है, एडी लिंडसे। और अब हम देखेंगे गांधी का शिक्षा मॉडल या वर्धा बुनियादी शिक्षा योजना। छोटा सा टॉपिक है, वर्धा बुनियादी शिक्षा योजना। वर्धा बेसिक एजुकेशन स्कीम, वर्धा बेसिक एजुकेशन स्कीम ये कब आती है? ये आती है 1937 में आती है। कौन देता है? तो आप कहेंगे गांधी जी ने दिया था, एमके गांधी ने दिया था। इसको पब्लिश्ड कहाँ किया गया था? तो आप कहोगे कि गांधी जी का समाचार पत्र था हरिजन और उसी में इसे पहली बार पब्लिश्ड किया गया था। हाँ, इसमें एक चीज़ आपको याद रखना होगा, जाकिर हुसैन की इसमें बड़ी भूमिका है। इन्होंने ही इस वर्धा बुनियादी शिक्षा योजना को ठीक एक क्रमिक एवं व्यापक विवरण दिया है। जाकिर हुसैन, जिसका उपन्यास है मीनू की एक बकरी, जाकिर हुसैन सर ने ही क्या किया था? गांधी के इस बुनियादी शिक्षा मॉडल को ठीक है एक क्रमिक और व्यापक विवरण दिया है। तो इनमें गांधी जी कैसे शिक्षा की वकालत कर रहे हैं? गांधी जी कहते हैं कि शिक्षा केवल अक्षर ज्ञान का नहीं होना चाहिए। शिक्षा से केवल आप अक्षर पढ़ने का नॉलेज न रखें, अपितु शिक्षा कैसी होनी चाहिए? तो आप कहेंगे शिक्षा जो जीविका निर्वहन का साधन बन जाए वैसी होनी चाहिए। फिर गांधी जी का ये विचार है, इसका मतलब ये है कि जो विद्यार्थी होगा उसको हम कैसे शिक्षा देंगे? तो जाहिर सी बात है कि उनका कहना है कि उत्पादक परक शिक्षा देंगे। और अब शिक्षक को वेतन कैसे मिलेगा? शिक्षक को वेतन कौन देगा? तो गांधी जी कह रहे हैं कि शिक्षक को वेतन देने के लिए सरकारी कोष का प्रयोग न किया जाए, अपितु जो उनके विद्यार्थियों ने उत्पादन किया है उसी उत्पादन का मूल्य ही शिक्षक का वेतन होना चाहिए। फिर इन्होंने कहा निःशुल्क शिक्षा की बात उन्होंने किया था गांधी जी ने वर्धा मॉडल में कि 7 से जो 14 साल के बच्चे हैं इनको आप फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दे दो। लेकिन गांधी जी का यह शिक्षा योजना लागू नहीं हो पाई क्योंकि तुरंत ही विरोध हो गया था। किसने विरोध कर दिया था? हिंदू महासभा ने कर दिया था और मुस्लिम लीग ने भी इसका विरोध कर दिया था। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग दोनों ने भी विरोध कर दिया था। और सेकंड चीज़ ये है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर प्रारंभ हो जाने के कारण जो प्रांतीय सरकारें थीं, कांग्रेस की प्रांतीय जो सरकारें थीं, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया और इस प्रकार यह योजना लागू नहीं हो पाई। अब अगला आपके बीच में जा रहा है सार्जेंट कमीशन। तो देखिए जो सार्जेंट कमीशन है ये कब आता है? 1944 में आता है। सार्जेंट कमीशन, तो ये जो सार्जेंट कमीशन आ रहा है ये कब आ रहा है? ये कहेंगे कि 1944 में आ रहा है। और ये कौन है, ये सार्जेंट कौन है? तो आप कहिएगा कि सर यह जो केंद्रीय एडवाइजरी बोर्ड था, एजुकेशन बोर्ड था, ठीक है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकारी बोर्ड, ठीक है, उसी के यह डायरेक्टर रहे हैं। और इन्होंने क्या सुझाव दिया? सार्जेंट कमीशन ने
1944 में जब आया तो इसने क्या सुझाव दिया था? वाइसराय बावल ने इनकी नियुक्ति किया था, परिचय तो आप याद रखिएगा। तो इन्होंने सुझाव ये दिया था कि जो प्राइमरी शिक्षा है, तो प्राइमरी शिक्षा को आप दो भागों में बांट दो, एक जूनियर प्राइमरी ये पूरा लिख लीजिएगा, और दूसरा है सीनियर प्राइमरी। तो इनका ये कहना है कि जो जूनियर प्राइमरी हो उसमें 6 से 11 वर्ष के बच्चे पढ़ेंगे, और जो सीनियर होगा उसमें 11 से 14 वर्ष के बच्चे पढ़ेंगे, और इन दोनों को, सीनियर या जूनियर दोनों को ही निःशुल्क शिक्षा दी जाए। और ये जो शिक्षा आएगी, निःशुल्क शिक्षा होगी, इसके साथ साथ उसकी मदर टंग में या मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाए। दूसरा इन्होंने सुझाव दिया था कि हमें भारत के जन जन को शिक्षित करने के लिए 40 वर्षों का समय दिया जाए और 40 वर्षों में उनके मॉडल को लागू कर दिया जाए। लेकिन उस समय इनका विरोध हो गया और कहा गया कि इतना सब्र नहीं है, हमें इतना इंतज़ार नहीं कर सकते कि 40 साल तक हम सबको शिक्षित होने का इंतज़ार करें। लेकिन अफसोस कि आज भी भारत में लोग शिक्षित नहीं हो पाए और 1.5% की दर से शिक्षा बढ़ रही है, जो कि अत्यधिक कम है। हाई स्कूल लेवल पर इनका क्या कहना था? इनका ये कहना था कि हाई स्कूल में आप 50% छात्रों से शुल्क लीजिए और 50% छात्रों को आप निःशुल्क कर दीजिए। फिर इनका कहना है कि शिक्षक और स्टूडेंट, मतलब शिक्षक और विद्यार्थी का संबंध जो होना चाहिए वो 1:20 होना चाहिए। फिर इसके बाद इन्होंने कहा था, सडलर कमीशन के आयोग को इन्होंने ठुकरा दिया और ये कहा कि 10+2+2 के सिद्धांत को आप अपनाइए, मतलब 10+2+3 का सिद्धांत इन्होंने छोड़ देने का सुझाव दिया था। और एक चीज़ और, इनका कहना है कि शिक्षा को रोचक बनाने के लिए, स्पेशली जो वयस्क शिक्षा है उसके लिए उन्होंने कहा था कि अगर आप उसे रोचक बनाना चाहते हैं तो आपको एक कार्य करना चाहिए। वो क्या कार्य होना चाहिए? तो वो ये होना चाहिए कि आप सिनेमा दिखाइए, मनोरंजन करते हुए उनको पढ़ाइए, तो वो एक बेहतर एजुकेशन होगा। अब हम लोग देखेंगे अंतिम पॉइंट, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं? राधा कृष्णन आयोग भी कहते हैं। आयोग ये कब आया था? 1948 में आया था। तो यहाँ हमको एक चीज़ याद रखना है, पहली बात याद रखना होगा कि यह स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग है। ठीक, अब एक चीज़ याद रखिएगा कि हमारे स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे। तो अबुल कलाम आज़ाद ने विश्वविद्यालयी शिक्षा, देखिए यहाँ लिखा हुआ विश्वविद्यालय, ये प्राइमरी शिक्षा से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और यही चीज़ क्वेश्चन में पूछा था कि राधा कृष्णन आयोग किस क्षेत्र की शिक्षा के लिए जुड़ा हुआ था, तो ये प्राइमरी के लिए है ही नहीं, तो इसीलिए हमने इसको हाईलाइट कर दिया है। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि अबुल कलाम आज़ाद जब ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने स्वतंत्र भारत के, तो इन्होंने विद्वानों का एक कॉन्फ्रेंस बुलाया था और उनकी अध्यक्षता किया था जवाहरलाल नेहरू ने, और वहीं पर कॉन्फ्रेंस में ही, ठीक है, राधा कृष्णन के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया था। तो आयोग ने क्या सुझाव दिया था? तो आप कहेंगे देखिए आयोग का सुझाव ये था कि आप 180, मतलब यूनिवर्सिटियों में 180 पीरियड क्लास चलाने के बाद ही परीक्षाएं ली जाएं। दूसरा इन्होंने सुझाव दिया था कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर कलकत्ता के शांति निकेतन के अनुकरण पर ग्रामीण शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जाए। इसके साथ साथ
इन्होंने ये सुझाव दिया था कि जो हमारा एजुकेशन होना चाहिए उसे आप न तो सेंट्रल लिस्ट में रखें, न केंद्रीय सूची में रखें, न राज्य सूची में रखें, अपितु आप उसे किस में रखें, उसे आप समवर्ती सूची में रखें। समवर्ती सूची में रखे जाने का इन्होंने सुझाव दिया था और आज उसी आधार पे चल रही है, समवर्ती सूची में ही है। और एक चीज़ और आपको याद रखना है, इनका एक चीज़ और कहना था कि देश की समस्त यूनिवर्सिटियों को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हो या यूजीसी हो, और इसी नॉर्म को या सुझाव को मानते हुए 1953 में यूजीसी की स्थापना की गई थी। एक इनका और भी कहना था और वो था प्रशासनिक सेवा के लिए स्नातक की योग्यता को ठुकरा दिया जाए, मतलब उसको अनिवार्य न किया जाए। और अब हमारे सामने आएगा एक बड़ा पॉइंट, कोठारी आयोग। तो कोठारी आयोग को हम लोग देख करके और रोक देंगे, क्योंकि नई शिक्षा नीति से पहले का मैटर आपके बीच में चला जा रहा है और नई शिक्षा नीति हम लोग अलग से पढ़ेंगे। तो देखिए, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कोठारी आयोग। और कोठारी आयोग, ये पहली चीज़ तो आप याद रखेंगे कब आता है। कोठारी आयोग 1964 में आता है। ये दौलत राम कोठारी हैं इंदौर से, और उन्हीं के नेतृत्व में यह कोठारी आयोग बनाया गया था, 1964 में बनाया गया था। और अब इसकी जो स्थापना हुई थी, कोठारी आयोग की स्थापना, यह दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई थी। और एक चीज़ और यहाँ पर आपको याद रखना है कि इन्होंने सिफारिश क्या किया था, क्या सुझाव दिया था, सरकार को क्या सिफारिश किया कि सरकार को क्या करना चाहिए। इनका कहना है कि सरकार को विज्ञान, मतलब साइंस और गणित, मैथ को पढ़ाने के लिए एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम को ही अपनाना चाहिए। फिर दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि देश के जो 25% स्कूल हैं, आप इन 25% स्कूलों को व्यावसायिक कर दीजिए। फिर तीसरी बात इन्होंने कहा था कि 6 वर्ष की आयु जब बच्चे की हो जाए तभी उसको आप पढ़ने के लिए क्लास 1 में एडमिशन करें। 6 वर्ष के नीचे के बच्चों को एडमिशन न दें और 14 वर्ष के बच्चों को आप निःशुल्क पढ़ाएं, उनसे कोई पैसा न लें। एक चीज़ इन्होंने और कहा था कि छात्रों में विषय का विभाजन, जैसे क्लास 10 के बाद कोई आर्ट लेगा कि साइंस लेगा, तो इनका ये कहना था कि क्लास 10th के बाद ही आप क्या करिए, विषय का विभाजन करिए। और फिर ये चलता भी रहा है। और आगे इन्होंने कहा था कि पढ़ाने में, मतलब हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए आप कृषि और सोशल वर्क या समाज कार्य को भी महत्व दें, क्योंकि उनका ये कहना था कि बिना समाज कार्य के बच्चे में चारित्रिक विकास नहीं होता। फिर इसके बाद इनका एक चीज़ और कहना था कि जो हमारी जीडीपी है, इस जीडीपी का 6% शिक्षा पे खर्च कर दिया जाए। वो अलग की बात है कि 2020 की नई शिक्षा नीति से पहले शिक्षा पर 6% का धन खर्च नहीं किया गया। एक चीज़ आपको बहुत अच्छी बात याद रखनी होगी कि कोठारी आयोग ने एक शब्द का प्रयोग किया था, पंचमुखी सिद्धांत। तो पंचमुखी सिद्धांत क्या है, तो इसको जानने से पहले आप एक चीज़ याद रखिएगा, कोठारी आयोग की रिपोर्ट पर ही 2 बातें याद रखिएगा। एक, कोठारी आयोग की रिपोर्ट पर ही स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में बनी थी। और दूसरी बात आप याद रखिएगा कि कोठारी आयोग ने ही बहुविकल्पी और प्री परीक्षा लेने का सुझाव भी दिया था। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके बीच में गई है। अब यह है कि कोठारी आयोग का पंचमुखी कार्यक्रम क्या है।
तो पंचमुखी मतलब 5 महत्वपूर्ण चीज़ों को शिक्षा के क्षेत्र में होना चाहिए। इनका कहना है कि शिक्षा के द्वारा हमें क्या क्या प्राप्त करना होगा, 5 चीज़ें प्राप्त करना होगा। उसी 5 चीज़ों को पंचमुखी कार्यक्रम कहा जाता है। एक तो शिक्षा के द्वारा आप उत्पादन में वृद्धि करिए। दूसरा इन्होंने क्या कहा कि देश की एकता या राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ाने वाली शिक्षा आप दीजिए। राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ाने वाली आप शिक्षा दीजिए। फिर इनका ये भी कहना था कि हमारी जो शिक्षा नीति होनी चाहिए वो कैसी शिक्षा नीति होनी चाहिए जिससे प्रजातंत्र का विकास हो सके। और इन्होंने और क्या कहा, तो आप कहेंगे कि हमारी जो शिक्षा नीति होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए। तो उनका ये कहना है कि सर हमारी शिक्षा नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे छात्रों में, ठीक है, एक चरित्र का विकास हो सके। और एक और चीज़ था कि चरित्र के साथ आध्यात्मिक मूल्यों पर भी विकास हो जाए और आधुनिकता मतलब चारित्रिक मूल्यों का विकास करते हुए भी, ठीक है, हम आधुनिक हों। हमारी आधुनिकता ऐसी नहीं हो कि जिससे हम लिख देते हैं फिर व्याख्या कर देते हैं। उनका कहना है कि हम आधुनिकता की ओर बढ़ें, परंतु आधुनिकता की ओर बढ़ते समय, ठीक है, हमें याद रखना चाहिए कि हमारी चरित्र क्या है, हमारी परंपराएं क्या हैं, हमारा प्रजातंत्र क्या है, ठीक है। इन सारी की सारी चीज़ों को ध्यान रखा जाना चाहिए। तो ये 5 चीज़ें आप जो देख रहे हैं इसी को पंचमुखी कार्यक्रम कहा जाता है। ठीक है, थैंक यू। अब मैं सोचता हूँ कि आपके लिए पर्याप्त होगा और आज इतना ही। विशिंग यू ऑल द लक।